Well, it's all visible. Screen is visible now. Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे बी कीपिंग. यस, और बी कीपिंग में आई वाज डिस्कसिंग अबाउट वर्कर्स. और वर्कर्स में हमने ये पढ़ लिया कि वर्कर एक तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट मेंबर है कॉलोनी का. वर्कर का नंबर थाउजेंड्स में हो सकता है, क्योंकि जो क्वीन है दैट विल ले सेवरल एग्स, बहुत सारे एग्स ले करती है क्वीन भी. 100 to 1000 to 1500 eggs can be laid by queen in a day. और क्वीन की लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा हो सकती है. इट कैन बी अप टू 2 to 5 years. और इसलिए 5 साल तक, अगर मान लो कि वो 1 या 2 years में भी ये चीज़ शुरू करती है, तो 5 years तक वो बहुत सारे एग्स जो है वो ले कर सकती है. वर्कर्स स्टेराइल होती हैं, वर्कर्स डिप्लॉयड होती हैं लेकिन स्टेराइल होती हैं. दे कैन नॉट प्रोड्यूस यंग वन. वर्कर्स के को इनहिबिट करने के लिए क्वीन एक सब्सटेंस रिलीज करती है जिसको हम क्वीन सब्सटेंस, और कुछ बुक्स में एंटी क्वीन सब्सटेंस भी लिखा होता है, जस्ट टू इनहिबिट दी वर्कर्स टू डेवलप ब्रूड चैम्बर्स फॉर फ्यूचर क्वींस. क्वीन नहीं चाहती कि फ्यूचर क्वीन कोई डेवलप करे हाइव में. क्वीन इज अगेंस्ट दैट, ये आप लोग जानते हो. फिर एक बात कि क्वीन वर्कर्स जो हैं अपने एब्डोमेन के में वैक्स ग्लैंड्स रखती हैं, और उससे वो फर्दर बीज वैक्स का सिक्रीशन करती हैं. बीज वैक्स आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था. इनके हाइंड लेग पे कॉर्बिक्यूला और एक पोलन बास्केट होता है, तो दे कैन कैरी पोलन ग्रेन्स आल्सो इजीली. वर्कर्स की उम्र के हिसाब से उनको एक काम सौंपा जाता है कि ठीक है, अभी यंग वर्कर्स जो होती हैं वो फीड करने का काम करती हैं. दे टेक केयर ऑफ द अदर क्वींस, दे टेक केयर ऑफ ड्रोन्स, दे केयर ऑफ अदर वर्कर, जो फेलो वर्कर बीज हैं उनका भी फर्दर जो है वो रख रखाव करती हैं, उनका भरण पोषण पालन करती हैं. तो नर्स बीज हम उन्हें कहते हैं. और फिलहाल रॉयल जेली के बारे में बताया था आपको कि यंग वर्कर्स सीक्रेट रॉयल जेली विच इज गिवन टू पोटेंशियल क्वींस ओनली. रॉयल जेली पे सिर्फ वर्कर्स ही, सिर्फ क्वीन ही फीड करती है, या जिसने फ्यूचर क्वीन बनना होता है वो फीड करेगा, और कोई उसमें फीडिंग नहीं होता. ड्रोन्स और वर्कर्स रॉयल जेली पे फीड नहीं करता, ये बात डिस्कस हो गई थी. और वर्कर्स कुछ ऐसी भी हैं जो खाना ढूंढने जाएंगी. इसको स्काउट बीज कहते हैं. वी कॉल देम स्काउट बीज, है ना. स्काउट बीज हम उन्हें कह रहे हैं. एंड दे विल बी टेकिंग द फूड टू दे विल बी कैरिंग द फूड, थोड़ा सा एक लेकर के, हल्का सा लेकर के आती हैं. एंड दे टेल दी अदर बीज ऑल्सो कि भी देखो खाना जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इतनी दूरी पे है, इस डायरेक्शन में है. द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो बीइंग कम्युनिकेटेड बाय द स्काउट बीज टू द फेलो बीज. तो ये स्काउट बीज पहले खाना ढूंढती हैं, हल्का सा खाना अपने पास रख भी लेती हैं ताकि थोड़ा सा जो है दूसरी बीज को एक उसका एक जिसे कहते हैं कि एक स्टिमुलस दे दिया जाए कि भाई इस खाने को हमें सर्च करना है, वी हैव टू लुक फॉर इट. तो स्काउट बीज जो है वो फूड को लोकेट करके वापस जब हाइव में आएंगी तो फिर वो कम्युनिकेट करेंगे टू अदर बीज अबाउट द लोकेशन ऑफ फूड. और इस प्रोसेस को बी डांस बोला गया है. एंड दिस बी डांस was yes Kushagar, right, it is called bee dance. Yes, you are right. और इसको कम्युनिकेट किया गया टू अदर बीज. और इसको डिस्कवर किसने किया मैं ये बताना चाहता हूं. आज मैं शुरू कर रहा हूं इसको. आई एम राइटिंग.
ओके देन, तो कम्युनिकेट करती हैं बाय बी डांस, है ना? तो लिखो, दे स्काउट बीज कम्युनिकेट, these bees communicate with other bees through bee dance. Okay, and this decoding of honey bee language, this decoding of honey bee language was described by Professor Carl von Frisch. Professor Carl von Frisch, who received Nobel Prize. है ना? नोबेल प्राइज मिला था इनको इस काम के लिए कि इन्होंने डी कोडिंग करी थी हनी बी लैंग्वेज की, और हनी बी लैंग्वेज वही जिसको मैं कह रहा हूं क्या, बी डांस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दिस बी डांस की जो डी कोडिंग है दैट वाज डन बाय प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश एंड ही रिसीव नोबेल प्राइज फॉर इट, है ना? ओके, तो बहुत अच्छी बात है, गुड, होगी डी कोडिंग, अच्छा काम किया इन्होंने। तो क्या होती है बी डांस, वो बताता हूं मैं आपको। इसमें एक लेते हैं राउंड डांस। राउंड डांस में जो बी है वो, राउंड डांस में जो बी होता है ना, वो क्या करता है, क्या करती है, सॉरी, एक राउंड लेती है ऐसे करके ना, एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे राउंड लेती, लाइक दिस। ऐसे करके ना बी चक्कर काटेगी, ऐसे करके, ऐसे चक्कर काटेगी ऐसे। तो दिस इज कॉल्ड राउंड डांस। और बस ऐसे एक चक्कर मारेगी बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। और बाकी बीज इसको छू के, इसको टच करके, इसको देख के पहचान लेंगे कि ये क्या कर रही है। तो ऐसा डांस करना, ऐसा जो ये डी कोडिंग है, ये बताता है कि फूड जो है वो 75 मीटर्स तक या 100 मीटर्स तक है। परफॉर्म when food is at a distance, when food is at a distance of up to 75 मीटर्स, या कुछ बुक्स लिखती हैं 100 मीटर्स। तो 100 मीटर तक अगर खाना है तो फिर राउंड डांस होना है, ठीक है? और अब मतलब कि अगर 100 मीटर से ज्यादा दूर है फूड, ज्यादा दूर है फूड, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक दूसरा डांस होता है, दैट इज कॉल्ड
टेल वैगिंग डांस। ओके, इसमें क्या है कि टेल वैगिंग मतलब जो एब्डोमेन है उसको जो बी है वो वाइब्रेट करती है। वैग, वैग मींस क्या, वाइब्रेशन है। तो बी भाग रही है लेकिन जो उसका जो एब्डोमेन है, जो टेल है, वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मतलब पूंछ हिलाती हुई भाग रही है। दिस इज ऑब्जर्व्ड, तो उसको बोलते हैं हम लोग टेल वैगिंग डांस। ठीक है। और भागते समय एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारती है और एक क्लॉकवाइज चक्कर मारती है, मतलब एक 8 बनाती है, ऐसे भागती है। सपोज भाग रही है तो एक एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मार दिया और एक क्लॉकवाइज मार दिया। दिस इज हाउ इट इज डन, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है ना? तो दिस ऐसे 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 8 बनाना है। आप समझ गए होगे इतना, तो डायग्राम से क्लियर है, एरो से क्लियर है आपको। लेकिन इसमें, इस रनिंग में एक बात ध्यान रखनी कि जो उसका एब्डोमेन होगा ना, वो ऐसे 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 वाइब्रेट करता है, पूंछ हिलती है उसकी, वाइब्रेट करती है। ये टेल वैगिंग डांस होता है। और ये तब किया जाता है जब फूड जो है वो बहुत दूर है, मतलब 100 मीटर से अगर दूर है फूड, तो फिर हम इसको करते हैं टेल वैगिंग डांस। परफॉर्म्ड when food is at a distance more than 100 मीटर या 75 मीटर, मतलब ज्यादा है तो टेल वैगिंग डांस हो जाएगा। मतलब ये 3 किलोमीटर 3000 मीटर्स तक भी ये चीज जा सकती है। इट कैन गो अप टू दैट डिस्टेंस ऑल्सो। आई मीन 100 मीटर से ज्यादा तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक भी है, इसको बता सकती बाय दिस डांस। और जिस डायरेक्शन में रन करती है उसी डायरेक्शन में फूड का लोकेशन होता है। The direction of run the direction of run is the direction of food. तो दोनों डांस क्लियर? एक नोट बताता हूं आपको। वर्कर्स obtain nectar and store it in their crop. I want to ask you, do you know crop? Do you remember crop? एक वर्ड हमने ये पहले पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। इंसेक्ट से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप। किसी को आइडिया? पिजन्स। अंशिका, यू आर राइट। लेकिन डियर, हमने इसको क्या इंसेक्ट्स में भी पढ़ा था? आई एम आस्किंग दिस। ओके, तो इफ यू रिकॉल कॉकरोच, अंशिका, in the digestive system of cockroach, we read that there is a dilation of the esophagus, that is crop, which is followed by gizzard. If you remember the diagram of the
डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, वहां पे क्रॉप पड़ा था. नाउ आई थिंक यू ऑल आर एबल टू रिकॉल, मतलब याद आया होगा जब मैंने बोला तो, है ना. तो वहां पे जैसे आपने पढ़ा था कॉकरोच के अंदर क्या पढ़ा था कि भी वो क्रॉप में फूड को स्टोर कर लेता है और फिर वो गिजर्ड में वो उसके 6 काइटिनस टीथ होते हैं जिससे वो उसको ग्राइंड करता है. तो यस, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ओनली. क्रॉप एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, ऐसा ही होता है. इट्स अ सैक लाइक स्ट्रक्चर ओनली. ठीक है. तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर वर्कर इज कैरिंग दी, उसने नेक्टर लिया, फूलों से नेक्टर लिया, नेक्टर को अपने क्रॉप में स्टोर कर लिया, और स्टोर करने के बाद उसने क्या किया, वर्कर्स ऑब्टेन नेक्टर एंड स्टोर इट इन देयर क्रॉप एंड लेटर ऑन regurgitate या vomit it as honey, और बाद में ये उसकी वॉमिट कर देते हैं. बिकॉज ये जो नेक्टर होता है ना, ये डाइजेस्टिव जूसेस से मतलब उस डाइजेस्टिव जूस भी चले जाते हैं नेक्टर में, तो हल्का सा ये डाइजेशन भी इसका स्टार्ट हो जाता है नेक्टर का, जो शुगर्स हैं इसके अंदर, और वो क्या बन जाती है, हनी बन जाती है. तो हनी इज एक्चुअली वॉमिटिंग ऑफ हनी बी. हनी जो है वो हनी बी की वॉमिटिंग है. आई थिंक ये पहले भी तुमको मैंने एक बार डिस्कस किया था कभी, और एक जमाने में ऐसा बोला होगा, बताया होगा कभी, और नहीं तो आज तुमको ये पता चल गया, और बहुत से बच्चों को पहले ही पता होगा कि हनी इज एक्चुअली वॉमिटिंग ऑफ हनी बी, है ना. आई होप ये तुम लोगों ने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा, जैसे मुझे ऐसा लगता है. लेट्स टॉक अबाउट ड्रोन्स. ड्रोन्स जो होते हैं उनके साथ खास बात क्या है कि दे आर नॉट अलाउड टू रिटर्न बैक return after nuptial flight. Nuptial flight के बाद, after nuptial flight, drones are not allowed to return back and then they die. ये मर जाते हैं फिर, and they die later. Okay, this is about drones. एक और पॉइंट पढ़ लेते कि इनके पास कोई स्टिंग नहीं होता, कांटा नहीं मार सकते, स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स नहीं होते इनके पास, ये बीज वैक्स नहीं बनाते. स्टिंग एंड वैक्स ग्लैंड्स आर एब्सेंट. इनका नंबर कितना है, दे नंबर 300 to 500 इन अ हाइव. छत्ते में करीब 300 से 500 इनका नंबर होता है, और लाइफ स्पैन अगर देखें इनकी, तो लाइफ स्पैन इज अबाउट अप टू 2 months. दिस इज द लाइफ स्पैन. Now we will discuss about bee products. Bee products.
कुणाल जगनाल लो, ये नोट के ऊपर टेल वैगिंग डांस बताया था मैंने। Are you done? So what are the B products? जैसे एक B प्रोडक्ट आप सबने जान लिया, that is हनी। और हनी एक न्यूट्रल सिरप है। हनी इज अ न्यूट्रल सिरप। लगभग पीएच कितना है? 6.8। लगभग कुशाग्र सेडेटिव, ये क्या लिखा? सेडेटिव, न्यूट्रल सिरप, pH 6.8। It is rich in vitamins B1, B6, विटामिन C, विटामिन D, ये विटामिन हैं। मिनरल्स भी होते हैं, शुगर्स होती हैं, शुगर्स मेनली तो शुगर्स ही हैं। You call it dextrose, fructose, you call it levulose, dextrose, levulose। और सुक्रोज होती है, माल्टोज हो सकती है, लेकिन मेन शुगर्स तो यही, जो मेजर शुगर्स हैं वो डेक्सट्रोज और लेवुलोज हैं। कुछ पॉलीसेक्राइड्स हो सकते हैं, स्मॉल पॉलीसेक्राइड्स, डेक्स्ट्रिन्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने पढ़ाया था जब डाइजेशन चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि डेक्स्ट्रिन्स आर स्मॉल पॉलीसेक्राइड्स व्हिच आर प्रेजेंट, व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग digestion of starch in the mouth and also in the small intestine। कुछ याद आ रहा है? Anyone can recall? Honey is used in medicines, Ayurvedic medicines। है ना? And it is used as a laxative। कुणाल, laxative की बात कर रहे हैं हम। कुशाग्र, laxative और purgative। याद है आप लोगों को कि ये क्या करेगा? ये मतलब laxative purgative क्या है? What it will do? Any idea about it? Cure constipation. It removes constipation। ठीक है, it removes constipation, correct। Yes, you are right। मतलब कि removes constipation, improves bowel movement, है ना? यही कहना चाह रहे हैं, bowel movement को improve करेगा। न्यूट्रिशन तो देगा ही,
सेकेंड प्रोडक्ट लिख सकते हैं इसमें बीज वैक्स। हाँ, लाइक ई सब गोल, करेक्ट। बीज वैक्स क्या है? Beeswax is secretion of abdomen of the beeswax is secretion from the abdomen of the worker bee, है ना? Because wax glands are present in the abdomen of the worker bee. सब जानते हो। तो मैं इसको कह सकता हूँ ना, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। आई कैन कॉल इट नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। क्या मैं हनी को नेचुरल प्रोडक्ट पूरी तरीके से कह सकता था? क्या मैं हनी को नेचुरल प्रोडक्ट बोल सकता हूं पूरी तरीके से? No. क्यों? Why? सर नेचुरली अपने आप प्रोड्यूस तो नहीं कर नेक्टर कहाँ से मिलता है उन्हें? अपने आप प्रोड्यूस तो हो, लेकिन तो हनी के अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो रहा है ना, मतलब हनी भी नहीं कर रही है हनी प्रोड्यूस। अरे मैं पूछ रहा हूं कि क्या प्रोड्यूस करती हनी? हनी बी जो है वो हनी को प्रोड्यूस नहीं करती नेचुरली। सर वो नेक्टर को मॉडिफाई कर दिए हनी के लिए। अच्छा, ओके। करेक्ट, सही जवाब दिया तुमने कुशाग्र कि वो नेक्टर को मॉडिफाई कर रही है, और ये तो उसका अपना प्रोडक्ट है, उसके अपने ग्लैंड्स का सिक्रीशन है, तो इसको नेचुरल प्रोडक्ट बोलना चाहिए। करेक्ट, सही। It also contains a hardening substance from cephalic glands It also contains a hardening substance from cephalic glands and what? And a resin called propolis from pollen grains. पॉलन ग्रेन्स का थोड़ा सा एक मटेरियल होता है प्रोपोलिस, वो भी होता है इसके पास, और प्लस जो है थोड़ा सा सेफेलिक ग्लैंड्स का एक सिक्रीशन है। सेफेलॉस मतलब वही हेड ग्लैंड्स का सिक्रीशन थोड़ा सा है।
लेकिन ये मेजर जो सिक्रीशन है, मेजर सिक्रीशन इज फ्रॉम द एब्डोमिनल वैक्स ग्लैंड, मेजर सिक्रीशन, एंड इट इज द नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, नो डाउट. Used in preparation of bee hives by honeybees, है ना. और हम कैसे कमर्शियली यूज करेंगे? कमर्शियली यूज्ड इन लिविंग क्रीम, कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक्स, पॉलिशेस, एक्सेट्रा. चलो बहुत है. कैंडल्स में भी यूज कर सकते हैं. ओके. तो ये बीज वैक्स के बारे में, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी, बीज वैक्स. तो ये हुए दो हमारे बी प्रोडक्ट्स. और अब बी प्रोडक्ट्स के बाद we can have a short topic of artificial beehive. एक ब्रूड चैम्बर, वुडन चैम्बर, ठीक है. और इसमें इस ब्रूड चैम्बर के अंदर वर्टिकल प्लेट्स लगा रखी हैं, वर्टिकल प्लेट्स, which are called comb foundations.
कॉम फाउंडेशंस कहते हैं। ये वर्टिकल प्लेट्स जो लगी हुई है इस वुडन चैम्बर में, कॉम फाउंडेशन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये इस तरीके की प्लेट है और इसमें वैक्स होगी, वैक्स प्लेट है ये, ठीक है। और इसमें ना इम्प्रिंट्स हैं, हेक्सागोनल चैम्बर्स हैं, बिल्कुल वैसी जैसे बी हाइव में होते हैं। जैसे बी हाइव में होते हैं बिल्कुल वैसे ही ये चैम्बर्स इसके अंदर होंगे, ताकि मधुमक्खियों को अपना ही घर लगे। समझ रहे हैं आप? हेक्सागोनल चैम्बर्स लिख देता हूं मैं। तो ये वर्टिकली अरेंज्ड है, ये प्लेट सीधी सीधी रखी हुई हैं, सीधा सीधा वर्टिकली इनको प्लेस किया हुआ है इन द ब्रूड चैम्बर। और ऊपर की तरफ ये एक एडिशनल चैम्बर है, उसको बोलते हैं सुपर, सुपर SUPER। एडिशनल चैम्बर मतलब अगर पॉपुलेशन को शिफ्ट करना होगा तो ऊपर शिफ्ट कर लेंगे। कैसे? मान लो अगर मधुमक्खियों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई तो फिर हम प्लेट्स ऊपर लगा देंगे थोड़ी सी, जो भी है हमारे पास, और थोड़ा हम पॉपुलेशन को ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये हाइव होगा, वुड का बना हुआ, और ये हम ऑर्चर्ड में रख देंगे ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम। और आप जानते हो फ्लावरिंग टाइम पे क्यों? बिकॉज दैट विल फेवर पॉलिनेशन एंड इट विल फेवर हनी प्रोडक्शन। तो इसको हाइव को शुरू करने के लिए क्या किया जाए? हाइव तो अभी ये खाली पड़ा है, इसमें कोई मधुमक्खी नहीं है। इसको शुरू करने, क्वीन डालें, करेक्ट। तो इसमें एक ग्रेविड क्वीन इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन a gravid queen is introduced. A gravid queen is introduced. Gravid का मतलब, what is the meaning of gravid? कुछ याद आ रहा है? मीनिंग ऑफ ग्रेविड? प्रेग्नेंट। एग लेइंग, जो प्रेग्नेंट क्वीन है उसका नप्चियल फ्लाइट हो चुका है, and now it is introduced into the hive, and now after the nuptial flight it is ready to lay about 1500 to 2000 eggs per day। और कुछ ही दिनों में ये पूरा छत्ता भर देगी, पूरा हाइव एकदम थाउजेंड्स ऑफ बीज से भर जाएगा।
बिकॉज दैट फेवर्स, हम बी हाइव को सुटेबल टाइम में रखेंगे ऑर्चर्ड में, बिकॉज दिस विल फेवर pollination and honey production. और एनसीईआरटी लिखती है कि बीज आर पॉलिनेटर्स ऑफ सेवरल प्लांट्स। पढ़ी आपने एनसीईआरटी? sunflower, Bees are pollinators of several plants like sunflower, no doubt, जैसे कि तुम बता रहे हो, एप्पल, पियर, ब्रासिका, एक्सेट्रा। और एनसीईआरटी में 5 पॉइंट और लिखे हुए हैं कि हाउ वी कैन, मतलब कि फॉर अ सक्सेसफुल बी कीपिंग कौन कौन से पॉइंट्स हमको ध्यान रखने चाहिए। फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग वी शुड नो द नेचर एंड हैबिट ऑफ द बीज। We are able to collect the swarm. We should know the time of swarming. We should also know how to collect the honey, how to collect the bees wax. हमको पता होना चाहिए कि हम कैसे कलेक्ट करेंगे ये सब चीजें। फॉर सक्सेसफुल बी कीपिंग हमको ये सारी बातों का पता होना चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे वहां से। और मैं आपको एक एडिशनल पॉइंट दे रहा हूं, क्या? Most common honeybee reared commercially in artificial beehives is mellifera, एपिस मेलिफेरा। आर्टिफिशियल बी हाइव्स में पूछेगा तो एपिस मेलिफेरा है। और अगर ये नहीं लिखा है और सिंपली ये लिखा है कि मोस्ट कॉमन हनी बी रियर्ड इन इंडिया, तो फिर वो एपिस इंडिका है। यस यस मनशिखा, यू आर राइट। और वैसे तो बी एनिमीज देखें तो बी एनिमीज जो हैं वो कुछ वैस्प होते हैं, कुछ एंड्स होते हैं जो बी एनिमीज होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि वर्स्ट एनिमी कौन है हनी बी का, हु इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ हनी बी? man, मैन। क्यों? क्योंकि exploit करता है सबसे ज्यादा। उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है फॉर हनी, है ना, एंड बीज वैक्स। तो नो डाउट बिल्कुल सही जवाब दिया कि ह्यूमंस आर द वर्स्ट एनिमी ऑफ हनी बीज। Let's begin with a new topic, that is sericulture.
मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट्स फॉर obtaining silk. Management of insects for obtaining silk. This is called sericulture. India ranks third in mulberry silk production. India ranks second in Tassa silk production. अब ये क्या होता है आपको बताता हूं, लेकिन मलबरी सिल्क बेस्ट सिल्क होती है। मलबरी क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताता हूं। मलबरी सिल्क इज द बेस्ट सिल्क आई कैन से। यहां पे जो लार्वा है जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं, दैट फीड्स अपॉन मलबरी लीव्स। हम सब जानते हैं बॉम्बिक्स मोरी सिल्क मॉथ सिल्क वर्म, इसका जो लार्वा होता है दैट फीड्स अपॉन मलबरी लीव्स। इसी वजह से इस सिल्क को हम मलबरी लीव्स कहते हैं, मलबरी सिल्क कहते हैं। और जो सिल्क मॉथ के लार्वे मलबरी लीव्स पे फीड नहीं करते फिर उनको हम नॉन मलबरी सिल्क कहते हैं। तो अगर मलबरी लीव्स पे फीड कर रहा है तो मलबरी सिल्क बनाएगा, और नहीं कर रहा है तो नॉन मलबरी सिल्क। और ये टसार सिल्क जो लिखी है वो नॉन मलबरी में ही आती है। और भी सिल्क है, अभी पढ़ेंगे। तो बेसिकली देखें तो सिल्क दो टाइप की है। एक मलबरी सिल्क, एक नॉन मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क को एक नाम और दे देते हैं, कल्टीवेटेड सिल्क, और नॉन मलबरी को दे देते हैं वाइल्ड सिल्क। मलबरी सिल्क की पढ़ता हूं, पहले वही पढ़ते हैं। इसमें जो इंसेक्ट है आप समझ गए कौन सा होगा। सबने
सबको नाम पता होता है सिल्क मॉथ का, सिल्क वर्म का नाम सबको पता होता है। Larva feeds upon mulberry leaves. मलबरी लीव्स पे लार्वा फीड करता है। एक इसमें एडिशनल बात और लिख दो कि इसमें जो फैमिली है इस इंसेक्ट की, वो फैमिली है बॉम्बिसिडी। बॉम्बिसिड मॉथ्स भी कहते हैं इनको, बॉम्बिसिडी फैमिली हो गया। और ऑर्डर अगर हम देखें इसका तो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। लेपिडोप्टेरा है ना, ये तुम्हें ऑर्डर तो पता ही है, थोड़ा बहुत नाम तुमने पढ़ रखा है आर्थ्रोपोडा में। बॉम्बिसिड मॉथ कह रहा हूं, बॉम्बिसिड मॉथ मतलब बॉम्बिक्स मोरी वाले मॉथ। तो बॉम्बिसिड मॉथ आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स depending upon the number of crops, depending upon the number of crops produced in a year, एक साल में कितनी बार सिल्क देते हैं, एक साल में लाइफ साइकिल कितनी बार करते हैं, ऐसा कह लो। अगर एक बार करेगा तो भैया एक ही बार सिल्क मिल पाएगी, तो ऐसी सिल्क, तो ऐसे को फिर हम लोग यूनिवोल्टाइन कहते हैं। तो यूनिवोल्टाइन फॉलोइंग टाइप्स, तो मैं टाइप्स लेकर के बॉम्बिसिड मॉथ के टाइप ले रहा हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं यूनिवोल्टाइन, मल्टीवोल्टाइन, यूनिवोल्टाइन का मतलब ये होगा कि सिंगल क्रॉप इन ए ईयर, सिल्क एक बार सिल्क देगा साल में, सिंगल क्रॉप इन ए ईयर। तभी यहां पे लिखा है यूनी मतलब सिंगल क्रॉप इन ए ईयर। साल में एक बार आपको क्रॉप मिलेगी, एक बार आपको सिल्क मिलेगा, सिल्क प्रोडक्शन वन टाइम। तो अच्छा, इसमें एक खास बात क्या आती है यूनिवोल्टाइन वालों के लिए कि इनको कम टेम्परेचर चाहिए हैचिंग के लिए। एग्स रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर हैचिंग।
एग्स रिक्वायर लो टेम्परेचर फॉर हैचिंग, और ये कंडीशंस कहाँ फुलफिल होंगी? भारत में ऐसा कौन सा प्रदेश है जहां पे टेम्परेचर लो रहता हो, ठंडा एकदम चिल्ड, बर्फ गिरती हो? हिमाचल प्रदेश या सिक्किम। जम्मू हिमाचल। चलो फिलहाल हो सकता है कि जगह ज्यादा हो, लेकिन मैं तो कश्मीर की बात कर रहा था। कंडीशंस आर फुलफिल्ड इन कश्मीर की वादियां। खुशी अग्रवाल, आपका कौन सा रह गया? मैं तो वैसे ही बहुत स्लो पढ़ा रहा था, बहुत स्लो लिख रहा था। आपका क्या रह गया? कोई टॉपिक रह गया आपका? मैं तो बहुत स्लो लिख रहा था। बता दो मुझे क्या रह गया, मैं वो दिखाता हूं आपको। और मल्टी वोल्टाइन का मीनिंग तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ज्यादा, एक से ज्यादा क्रॉप्स होंगी, अप टू 8 क्रॉप्स इन ए ईयर। दिस विल डू, खुशी? ओके। तो टाइप्स में अप टू 8 क्रॉप्स इन ए ईयर, मल्टी वोल्टाइन। इसमें eggs require high temperature for hatching। मोर लिख देते हैं यार, मोर टेम्परेचर फॉर हैचिंग। ये कंडीशन इसको कर्नाटका में मिल जाती है, और भी स्टेट से मिल सकती है, पर कर्नाटका में ज्यादा प्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ पे कुकून जो है वो सिल्क थोड़ा कम देते हैं, तो मैं यहाँ एक लाइन लिखता हूं, हाउएवर cocoons give less amount of silk। However, cocoons are giving less amount of silk। सिल्क थोड़ी कम मिलती है, लेकिन क्रॉप ज्यादा है ना, तो इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इन टोटालिटी तो वो ज्यादा ही बैठेगा। वो एक अलग बात है कि एक कुकून से जो सिल्क मिल रहा है आपको, वो थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा, लेकिन क्योंकि क्रॉप का नंबर ज्यादा है, अप टू 8 क्रॉप्स आ रही हैं, इस वजह से टोटल अमाउंट जो है वो ज्यादा ही रहेगा पूरे साल में। तो मैं ये बता देता हूं कि कर्नाटका का कंट्रीब्यूशन कितना है। कर्नाटका इज द मेजर मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट।
मेजर मलबरी सिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओके, कितना? अबाउट 3/4। About 3/4 of production in India is contributed by Karnataka। और तुमने शायद मैसूर सिल्क का नाम सुना है? मैसूर सिल्क अगर तुमने कभी देखो साड़ियों की दुकान पे लिखा हो। Yes, sir. ओके, चलो सिल्क इज सिक्रीशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ लार्वा। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया। लाइफ साइकिल में तुम लोगों ने पढ़ा है ना कि जो लाइफ साइकिल तो खैर हम लोग समझ गए कि एग है, एग से बनता है लार्वा, लार्वा से फिर एक स्टेज बनती है प्यूपा। क्लास 11 में भी एक बार नाम लिया है। आर्थ्रोपोडा में होलो मेटाबोलस, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एग, लार्वा, प्यूपा, इमेगो, एडल्ट। याद आ रहा होगा, ये मैंने बताया था आप लोगों को। प्यूपा से फिर एडल्ट बन जाता है, इसको इमेगो कह लो, और फिर एडल्ट रिप्रोड्यूस करेगा तो एग बनाएगा। तो एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इमेगो, ये लाइफ साइकिल है। और इस लाइफ साइकिल में मैं अब ये बताना चाह रहा हूं कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो जैसे कि पहला पॉइंट, फीमेल इज अलाउड टू ले एग्स। और फीमेल करीब 300 से 500 अंडे ले करती है एक बार में।
इट लेज अबाउट 300 to 500 एग्स, इतने ले करती है। फिर ये एग्स को कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं। Eggs are kept in cold storage for up to 6 weeks. यानी करीब 1.5 महीने के लिए इन अंडों को हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं और फिर बाहर निकालते हैं 6 हफ्ते के बाद। So eggs are then dried indoors. फिर इनको इंडोर में सुखाते हैं, अंदर सुखाएंगे छाया में। उसके बाद एग्स हैच, अपने आप हैच करते हैं। विद इन सम डेज, कुछ बुक्स लिखती हैं 10 डेज वगैरह, तो 10 दिनों के अंदर ये एग्स हैच करके, सपोज ऐसा मान लिया जाए, तो क्या निकलेगा? लार्वा। और लार्वा का नाम क्या है? कैटरपिलर। लार्वा, कैटरपिलर इमर्जेस आउट। ठीक है। और फिर ये कैटरपिलर क्या करेगा? इसको मलबरी लीव्स देंगे खाने के लिए और ये खूब खाएगा। वोरेशियस फीडर, खूब खाता है। Caterpillar feeds upon mulberry leaves. और फिर इसके बाद ये जो लार्वा है ये खाते समय करीब 5 स्टेजेस करता है। लार्वा अंडरगोज 5 स्टेजेस। और मोल्टिंग होती है हर स्टेज के बाद। मोल्टिंग अकर्स आफ्टर एवरी स्टेज। हर स्टेज के बाद मोल्टिंग होती है। कोई बात नहीं। एट द एंड ऑफ 4th स्टेज, चौथे स्टेज के अंत पे, लार्वा एक्वायर्स अ पोजीशन ऑफ 8, एक 8 की पोजीशन एक्वायर करता है। एक 8 की पोजीशन एक्वायर करता है। जैसे 8 नहीं बनता, 8 ऐसे 8 बन जाता ना, क्योंकि वैसे ही पोजीशन एक्वायर करता है और स्पिन करता है। स्पिन तो समझते हो, स्पिनिंग करना, जैसे कि निटिंग, एक काइंड ऑफ निटिंग करता है। ये अपने को निट करता है, अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों ओर एक सिक्रीशन देगा, इसको कुकून कहते हैं। तो एक तरीके से स्पिनिंग करेगा
और ये अपने चारों ओर डेवलप करेगा एक कोकून। Larva spins and develops cocoon. और जो कोकून बन रहा है इसमें सिल्क है, धागा है। Larva spins and develops cocoon. There are two pairs of glands जो इसको बनाने में मदद करते हैं। There are two pairs of glands. इन glands को हम कहते हैं क्या? Spinnerets. One pair secretes fibroin protein. If you remember biomolecules, secondary structure of proteins, fibroin, silk protein is having secondary structure. तुम्हें याद आ रहा होगा। इसके फिलामेंट्स बनाता है, फिलामेंट्स। एंड द अदर पेयर ऑफ ग्लैंड, दो पेयर है ना, अदर पेयर सिक्रीट्स a gummy substance called sericin, which क्या करता है sericin, which holds the fibroin filaments together. Which holds the fibroin filaments together. समझे? मतलब ये क्या करेगा कि अपने चारों ओर एक कोकून बना रहा है और कोकून में इस टाइप का ऐसे थ्रेड होगा और बीच में ये लार्वा, अंदर की तरफ लार्वा और बाहर इसने जो ये फिलामेंट्स सिक्रीट किए अपनी बॉडी के चारों, अपनी बॉडी को एकदम कवर कर लेगा। जो भी इसका सिक्रीशन होगा ना उसकी बॉडी को पूरा कवर कर लेगा और उस सिक्रीशन में फाइब्रोइन फिलामेंट्स होंगे जो एक चरखी के मांझे की तरह एकदम होंगे। तो ये फाइब्रोइन फिलामेंट्स हैं। और इन फाइब्रोइन फिलामेंट्स के बीच में जो एक गमी सब्सटेंस है, दोबारा बनाता हूं। लार्वा हो गया अंदर और चारों ओर ये फिलामेंट्स सिक्रीट हुए हैं। ये कौन से हो गए? फाइब्रोइन फिलामेंट्स।
और इनके बीच में जो गमी सब्सटेंस मैंने बताया, जो इन फिलामेंट्स को एकदम अटैच करके रखेगा, उसका नाम मैंने आपको बता दिया, दैट इज सेरिसिन। ठीक है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, क्या है? व्हाट इज दिस? कुकून। ये कुकून है। यस, मनशिखा। मनशिखा, सही जवाब दिया, कुकून। तो कुकून के अंदर फाइब्रोइन के फिलामेंट्स है और इन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ने का काम उस गमी सब्सटेंस ने किया, दैट इज कॉल्ड सेरिसिन। अब ये लार्वा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू प्यूपा। लिखो आगे, आगे बढ़ जाऊं? लिख लिया सबने? अब ये लार्वा प्यूपा बन जाएगा और सो जाएगा। लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्यूपा और क्राइसैलिस। लार्वा ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्यूपा और क्राइसैलिस। लार्वा प्यूपा बन गया लेकिन इनएक्टिव हो जाएगा एंड बिकम्स इनएक्टिव, सो जाएगा 10 दिन के लिए। बोला बहुत घर बना लिया अपना प्यूपा, अपना कुकून बना के बहुत थक गया हूं, अब 10 दिन के लिए सो जाता हूं। अब अगर ये 10-15 दिन के बाद जागता है तो फिर क्या होगा बताइए? आफ्टर 10 days, after 15 days, when this pupa will get up, then it will break the cocoon and come out. And the moment the cocoon is broken, the thread breaks, the fibroin thread breaks. And if the fibroin thread breaks, then बच्चों no use, किसी काम का नहीं रहा आपका फाइब्रोइन का थ्रेड। अब तो टूट गया वो, अब तो उसका कपड़ा आप नहीं बना सकते। अब उससे कपड़ा आप नहीं बना सकते तो अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते अब बस। तो या तो पहले सोचना था। अब पहले क्या सोचना था? ये जो प्यूपा सो रहा है ना कुकून के अंदर और 10 दिन बाद जागेगा, इसको मारना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये जाग गया तो फिर ये आपका कुकून तोड़ देगा और अल्टीमेटली फाइब्रोइन विल ब्रेक। तो क्या होता है कि these cocoons are dipped in boiling water, जिसे प्यूपा मर जाता है। तो हमें मारना पड़ेगा प्यूपा को, मजबूरी है। चलो पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम? अगला स्टेप, ये तो स्टेप ही आ रहा था, कोई नंबर ही चल रहा था एक्चुअली। नंबर 10,
नंबर 11 स्टेप में क्या होगा कि cocoon is then dipped in boiling water. To kill pupa. Process known as स्टिफलिंग. इसको स्टिफलिंग कहते हैं. Pupa is cocoon is dipped in boiling water to kill pupa, and this process is called stifling. और अब क्या हो सकता है फिर? इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद हम इसको ऑब्टेन करेंगे. सिल्क विल बी ऑब्टेन्ड. प्यूपा किल हो जाएगा. तो फिर हाँ, चलो एक पॉइंट लिख देते हैं कि फिर अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा. अदरवाइज pupa will emerge out from cocoon later, and this will break fibroin thread. ठीक है, तो इसलिए हम उसको पहले ही किल कर देंगे. एंड नाउ व्हाट नेक्स्ट? अब इस कुकून का यूज करेंगे फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क. Cocoons are then used for obtaining silk. Silk with sericin is called raw silk. इसमें भी सेरिसिन भी होगा ना, गमी सब्सटेंस. सेरिसिन इज मेंटेन्ड टिल यार्न और फैब्रिक स्टेज. हम इस कुकून से सीधा फैब्रिक बनाएंगे, सीधा यार्न करेंगे उसको, मतलब यार्न स्टेज बना, यार्न करेंगे उसको. तो फिर जो यार्न बनेगा उसमें सेरिसिन तो होगा, बिकॉज सेरिसिन तो आपने रिमूव किया. तो सेरिसिन इज अ गमी सब्सटेंस. तो सेरिसिन इज मेंटेन्ड टिल यार्न और फैब्रिक स्टेज. क्यों? बिकॉज
It provides protection. ये प्रोटेक्शन देता है. यार्न और सेरिसिन जो है ये प्रोटेक्शन, यार्न में सेरिसिन विल गिव द प्रोटेक्शन. इट विल प्रोटेक्ट द फाइबर. फाइबर विल नॉट ब्रेक. फाइब्रोइन विल नॉट ब्रेक. फाइब्रोइन का धागा टूटेगा नहीं. सेरिसिन एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम कर रहा है. लेकिन सेरिसिन के साथ जो सिल्क होगी उसको रॉ सिल्क बोलेंगे. रॉ सिल्क बहुत भारी होगी. तो आपको जब कपड़ा बन जाए, यान बन जाए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप पानी में फिर उबालोगे ताकि सेरिसिन निकल पाए, वरना फिर भार कम नहीं होगा. तो आपको सिल्क को हल्का करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट यू हैव टू बॉयल द फैब्रिक इन वाटर अगेन. बट दिस इज फॉर अ पर्पस टू रिमूव सेरिसिन. सो आई एम राइटिंग नेक्स्ट स्टेप. And that is degumming of silk. Fabric is boiled in water to remove sericin. Fabric is boiled in water to remove sericin. ठीक है. Fabric is boiled in water to remove sericin, है ना? And this will reduce the weight of silk by 30%. This reduces the weight of silk by 30%. जो सिल्क का वेट है ना, by 30% it will be reduced. समझे? तो अगर मैं कहता हूं कि अगर 100 kg का रॉ सिल्क है तो डीगमिंग के बाद कितना रह जाएगा? अगर 100 kg का रॉ सिल्क है तो डीगमिंग के बाद कितना रह जाएगा? क्वेश्चन ही सुना. 70 kg, करेक्ट. यस अंकुर पल, 70 kg. यस रिया राज, 70 kg, करेक्ट. एक चीज और, जो कुकून से आप सिल्क का थ्रेड ऑब्टेन करते हैं वो काफी लंबा होता है. Silk is a continuous thread of 600 to 900 meters. About 60,000 cocoons give 1 kg silk. जो कुकून से आप सिल्क ऑब्टेन करते हो ना, तो वो एक कुकून से सिल्क का धागा आप ऑब्टेन करते हो वो काफी लंबा होता है. इट इज 600 टू 900 मीटर्स. बहुत लंबा धागा है ये.
चलो मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। नॉन मलबरी सिल्क के नाम लिख लेते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि अभी तक हम लोग मलबरी सिल्क के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम नॉन मलबरी सिल्क पे आ गए और उसमें बस नाम ही लिखने हमको, ज्यादा नहीं। तो मैंने एक नाम आपको पढ़ाया था, टसार सिल्क। टसार सिल्क में जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट इज एंथीरिया। इंसेक्ट इज एंथीरिया रॉयली। इसको रॉयल सिल्क भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रॉयल सिल्क। कॉपरी कलर की होती है ये। इट इज ऑफ कॉपरी कलर, रॉयल सिल्क कहते हैं। इसका इंसेक्ट अलग है। देखो बॉम्बिक्स मोरी मुझे नहीं लेना, मैंने नहीं लिया, क्योंकि ये एक्चुअली नॉन मलबरी सिल्क है और यहाँ पे मलबरी लीव से फीड नहीं करेगा लार्वा। लार्वा फीड्स अपॉन oak leaves. Oak leaves. Larva is feeding upon oak leaves. ठीक है, टसार सिल्क कहते हैं इसको। एंड इज नेटिव ऑफ इंडिया एंड चाइना, मतलब कि ये भारत और चीन में काफी मिलती है, काफी बनाई जाती है। इंडिया एंड चाइना का प्रोडक्शन है ये। टसार सिल्क, एंथीरिया रॉयली, ओक लीव्स पे फीड करता है। दूसरा मैंने एक नाम लिखना है आपके लिए, म्यूगा सिल्क। अच्छा, एक बात और, टसार सिल्क का एक नाम और होता है कोसा, KOSA, कोसा। अच्छा, म्यूगा सिल्क जो है ये गोल्डन येलो कलर की होती है। इसका जो इंसेक्ट है म्यूगा सिल्क का, इसका इंसेक्ट है एंथीरिया एसामेंसिस। मतलब असम की है ना ये, असम, यहां से याद कर सकते। और इसका लार्वा भी किस पे फीड कर रहा है? लार्वा फीड्स अपॉन ओक लीव्स। ओक लीव्स पे ही फीड कर रहा है, यहां पे मलबरी लीव से फीड नहीं कर रहा, ध्यान रखिएगा। और ये काफी अच्छी है सिल्क, म्यूगा सिल्क, सुपीरियर टू टसार सिल्क इन लस्टर। जो शाइनिंग है उसमें अच्छी है ये। इट इज सुपीरियर टू टसार सिल्क इन लस्टर and is excellent material of embroidery. Excellent material of embroidery. और फाइनली एक सिल्क और है हमारे पास, नंबर 3, एरी और एंडी और आरुंडी सिल्क। एरी, एंडी और आरुंडी सिल्क, इसमें जो इंसेक्ट है
अगर टिपिकल लगे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। फिलोसामिया, और एक दूसरा इंसेक्ट है एटिकस रिक्सिनाई। वैसे क्वेश्चन इस पे कभी आया नहीं। एटिकस रिक्सिनाई, इसमें लार्वा फीड्स अपॉन कैस्टर लीव्स। कैस्टर लीव्स प्लांट है, कैस्टर ना, आई होप सब जानते हैं, और बोटानिकल नेम भी बता देते हैं इसके। रिसिनस कम्युनिस is the name of castor. Okay. अच्छा, म्यूगा सिल्क कहां मिलती थी ये तो रह गया है, सॉरी। वैसे नाम से बता दिया था मैंने। इट इज प्रोड्यूस्ड इन असम। असम, करेक्ट। और एरी एंडी सिल्क भी तुम लिख सकते हो कि प्रोड्यूस्ड इन बंगाल, बिहार, ऑल्सो इन असम। दैट्स इट। ये थोड़ी सी क्रीमिश व्हाइट होती है एरी एंडी, इट इज व्हाइट। और मैं फाइनली बस एक पॉइंट लिख के इस टॉपिक को एंड करता हूं कि मलबरी प्लांट, botanical name is Morus alba, grown specially for silk production, is called moriculture. मतलब cultivation of the mulberry plants especially for this purpose, silk production, is called moriculture. बी की एक बीमारी लिख रहे हैं, इसकी सिल्क मॉथ की एक बीमारी लिखेंगे, and that is peregrine disease caused by sporozoan Nosema bombycis. ये एम्स पे क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, ये पॉइंट याद करना। पर पहली डिजीज इंपॉर्टेंट है। Actually, disease is caused by virus, and muscardine disease is caused by fungus. बस फंगस के नेम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, बट आई एम स्टिल राइटिंग। व्हाई? बिकॉज कि कभी कभी किसी ऑप्शंस में आप देखते हो तो बस उसके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए। That is all for today. But
pebrine disease you have to remember that is caused by a sporozoan, that is a protozoan, Nosema. So, what is black bile hypothesis? तुमको पता तो था यार धनंजय. Black bile hypothesis was given by Hippocrates. I mean, Hippocrates was the person who was believing in all this. And he said that, and he observed that certain people, behavior of people can be judged. The nature of people can be judged by temperature, by body temperature, or by facial appearance. Facial appearance. तो उनका ऐसा मानना था कि जो ह्यूमर है, मतलब कि जो ब्लड है भाग रहा है जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, उसका कलर अलग अलग होता है. अगर ब्लैक कलर होगा तो समझ लो कि बंदा जो है वो, अगर स्किन का कलर थोड़ा सा ब्लैकिश होने लग जाए तो समझ लो कि वो सिक है, वो मतलब बीमार है. और अगर हम कहें कि वो रेडिश दिख रहा है तो इसका मतलब वो लाल लाल दिख रही है उसकी स्किन, तो मतलब वो खुश मिजाज पर्सन है, एंथुसियास्टिक है. और अगर येलो दिख रहा है तो वो अग्रेसिव है, लड़ाई वाला है. और अगर ब्लैक दिख रहा है तो फिर वो, बताया मैंने आपको. तो इस तरीके से ये, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिया था हमारे विलियम हार्वी ने. जब डिस्कवर हुआ ब्लड सर्कुलेशन तो उसको डिस्प्रूव कर दिया गया कि देखो भाई खून सभी का लाल होता है. और पहली बात, और दूसरी बात ये कि टेम्परेचर सबका सेम होता है. ऐसा नहीं कि जो एग्रेसिव है उसका टेम्परेचर हाई है और जो कूल है उसका टेम्परेचर लो है बॉडी का. ना, सबका टेम्परेचर सेम है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. थर्मामीटर लेकर के इस हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया. ओके सर. ये मैंने दिया था, पढ़ाया था. क्या देखना तुम्हें सोनी कुमार? लिखा था बट समझ में नहीं आया. सर स्काउट बीस वाला. तुम एब्सेंट रहती हो क्लास में क्या? नहीं, वो आज की क्लास का जो आपने करवाया था. नहीं, वैसे आप एब्सेंट रहते हो क्लास में? नो सर. स्काउट बीज का ये, दिस इज स्काउट बीज. यहां से अब मुझे बता देना, फिर मैं तुम्हें और भी व्यू करा दूंगा. तुम फोटो ले लो अगर लेनी है तो. डन सर. डन. और नीचे कर दूं? नहीं, हो गया. अच्छा, हो गया. अच्छा, ठीक है. यस सर. सर ड्रोन वाली कौन है? कौन सी वाली? ड्रोन वाली.